तो उत्सर्जन की जो है कार्यकी में देखना है कि केंचुए का जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है कौन सा है? नेफ्रिडिया है या उत्सर्गिका इसको बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की नेफ्रिडिया बता चुके हैं। कौन कौन सी? पटीय नेफ्रिडिया, आध्यावर्णी नेफ्रिडिया या पटीय उत्सर्गिका है, आध्यावर्णी उत्सर्गिका और ग्रसनिक उत्सर्गिका। ठीक है, या वृक्कक भी कह सकते हैं। उत्सर्गिका को हम वृक्कक भी कह सकते हैं, नेफ्रिडिया भी कह सकते हैं। इसमें त्वचीय उत्सर्गिका कौन सा कहलाता है? त्वचीय वृक्कक, अध्यावर्णी वृक्कक कहलाता है। आंतर्मुखी वृक्कक हो जाएंगे ग्रसनी वृक्कक और कौन सा हो जाएगा? पटीय वृक्कक। ठीक है, और जो अध्यावर्णी वृक्कक है वो बाह्यमुखी वृक्कक हो जाएगा। तो उत्सर्जन की कार्यकी में हमें पहले ये अध्ययन करना है कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन की कार्यकी, उत्सर्जन की कार्यकी मतलब उत्सर्जन की कार्यकी एक्सक्रेशन, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन। किस प्रकार से इसमें जो है उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए कि उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अन्य प्राणियों के समान केंचुओं में भी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या होते हैं? नाइट्रोजनीय पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजनीय पदार्थ कौन से होते हैं? जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इनकी लगभग आधी मात्रा का उत्सर्जन श्लेष्मी प्रोटीन के रूप में होता है, क्योंकि प्रोटीन में भी जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जितना भी उत्सर्जन होता है उसमें से आधा समझिए जो उत्सर्जन होता है वो श्लेष्मी प्रोटीन के रूप में होता है। कैसा? श्लेष्मी प्रोटीन। श्लेष्मी प्रोटीन समझ रहे हो? चिपचिपी। ठीक है, कैसी होती है? चिपचिपी होती है, हाँ? म्यूकस इसके रूप में होते हैं। शेष आधी मात्रा का जो नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है वो किसके रूप में होता है? मूत्र के रूप में होता है। देह भित्ति की श्लेष्मी कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावण करती हैं। देह भित्ति में जो श्लेष्मी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या निकालेंगी? श्लेष्म निकालेंगी। ठीक है, लसलसा पदार्थ निकालेंगी और यह केंचुए को जीवाणु एवं केंचुए को जो है जीवाणु एवं हानिकारक पदार्थों से बचाता है, जो श्लेष्म का जो श्रावण किया जाता है, तथा एक स्नेहक का भी कार्य करता है, मतलब पूरे शरीर को चिकना भी बनाए रखता है। ठीक है, कौन? श्लेष्मी पदार्थ। और श्लेष्मी पदार्थ कहाँ से निकला है? श्लेष्मी कोशिकाओं से निकला है। श्लेष्मी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? देह भित्ति में पाई जाती है। देह भित्ति में कहाँ पे पाई जाती हैं? बाह्य त्वचा में पाई जाती है। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है ये स्नेहक का भी कार्य करता है। इसके निर्माण में भाग लेने वाले जो प्रोटीन होती है वो अनुपयोगी होती है और इस अनुपयोगी प्रोटीन को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी रहता है। मूत्र में देखिए जल, यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन आदि होते हैं। क्रिएटिनिन भी जो है एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्रिएटिनिन जो है ये भी नाइट्रोजनी पदार्थ। मूत्र में मुख्य रूप से क्या होता है? देखिए सबसे ज़्यादा जल होता है और यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन, ये जो है ये मूत्र में पाए जाते हैं, संगठन में पाए जाते हैं। क्लोरेगोगन कोशिकाएं, जिनको हम पीत कोशिकाएं भी कहते हैं, किसमें पढ़ा था? देहगुहा में जो देहगुही द्रव भरा होता है इसमें पढ़ा था कि क्लोरेगोगन कोशिकाएं होती हैं। तो क्लोरेगोगन कोशिकाएं या पीत कोशिकाएं क्योंकि आहार नाल के आवश्यकता से अधिक जो आहार नाल में जो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल होते हैं
उनका अमीनोहरण कर तथा प्रोटीन्स के जारण में उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ को रुधिर एवं देहगोही द्रव्य से लेकर यूरिया का संश्लेषण करते हैं। तो क्या है कि जैसे जब पाचन होता है तो पाचन में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। सारे अमीनो अम्ल हमारे लिए लाभदायक नहीं होते हैं। उन अमीनो अम्ल का जो है क्या होता है, डीएमिनेशन होता है। कहाँ होता है? देहगुहा में होता है। और जो क्लोराइगोगन कोशिका जो होती हैं उनका जो है डीएमिनेशन करके प्रोटीन के जारण का मतलब होता है प्रोटीन का ऑक्सीडेशन। प्रोटीन के टूटने से जो अमीनो अम्ल बनते हैं उनसे जो अनावश्यक बेकार के पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण जो होता है देहगोही द्रव्य में कर लिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा यूरिया का भी संश्लेषण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बात हो गई कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो मुख्य रूप से जो है नाइट्रोजनीय पदार्थ ही उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजनीय पदार्थ लाभदायक भी हैं और काफ़ी हानिकारक भी हैं। तो इन सभी को बाहर निकालने का कार्य या इनसे बचाने का कार्य, उत्सर्जी पदार्थों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का कार्य जो कौन करता है? वृक्कक करते हैं। अब बचाएंगे कैसे? जब इनको बाहर निकाल दिया जाएगा किसी न किसी रूप में। तो वृक्ककों के कार्य देखिए, वृक्ककों के कार्य। तो वृक्कक जो होते हैं वो दो कार्य बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। निस्यंदन करते हैं, पुनरावशोषण करते हैं। दो चीजें समझिए, निस्यंदन एवं पुनरावशोषण। निस्यंदन और पुनरावशोषण। निस्यंदन मतलब एक्सक्रेशन, मतलब बाहर निकालना। ठीक है। और जो पदार्थ बाहर निकाला तो लिक्विड के रूप में निकाला जाएगा ना, लिक्विड के रूप में निकाला, द्रव के रूप में निकाला जाएगा। तो लगातार अगर लिक्विड के रूप में निकालते रहेंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। समझ गए? तो जो उत्सर्जन के लिए जो पदार्थ निकाला जाता है उसका फिर से पुनरावशोषण होता है। लेकिन उसमें किसका पुनरावशोषण होता है? जल का होता है, जिससे जल की कमी न रहे। तथा रासायनिक रूपांतरण की क्रियाएं वृक्ककों द्वारा की जाती हैं। मतलब निस्यंदन का कार्य किया जाता है, पुनरावशोषण का कार्य किया जाता है और रासायनिक रूपांतरण। रासायनिक रूपांतरण का मतलब यहाँ पर यह है बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है उसको कम हानिकारक पदार्थ के रूप में बदल देना। इनका मुख्य कार्य जल की मात्रा का संतुलन बना रखना। जो अभी बताते हैं पुनरावशोषण क्या होता है? जल का संतुलन बना रहता है, जिसको हम जल का संतुलन या ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, इसको बना रखना। मूत्र के रूप में उत्सर्जी पदार्थ का बहिष्कार करना, बाहर निकालना। वृक्ककों में रुधिर केशिकाएं अत्यधिक संख्या में होती हैं। जो वृक्कक होते हैं उनमें उनकी दीवारों में रुधिर केशिकाएं बहुत ही अधिक मात्रा में होती हैं, जिससे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाता है। इनकी ग्रंथिल कोशिकाएं रुधिर से जल की आवश्यकता से अधिक मात्रा एवं यूरिया को पृथक कर देती है। क्या करते हैं? इनकी जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं रुधिर से जल की आवश्यकता से अधिक मात्रा एवं यूरिया को पृथक कर देती है। इससे रुधिर से आवश्यकता से अधिक जल ले लेती है और यूरिया भी ले लेती है। पटीय एवं ग्रसनी वृक्ककों को आंतर्मुखी वृक्कक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर ही खुलती हैं, इसीलिए इनको आंतर्मुखी, या कह सकते हैं ये आंत्र में खुलती हैं, इसीलिए इनको आंतर्मुखी वृक्कक कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के वृक्कक उत्सर्जी पदार्थ को सीधे शरीर के बाहर न पहुंचा करके कहाँ पहुंचाते हैं? आहार नाल में ही निष्कासित करते हैं। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है, किसका? जो आंतर्मुखी जो वृक्कक हैं, जो कि आंत्र में उत्सर्जी पदार्थ को डालते हैं, तो उसका एक अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। क्या मिलता है? आवश्यकता पड़ने पर वृक्ककों द्वारा आहार नाल से निष्कासित मूत्र से जल के पुनरावशोषण की संभावनाएं बनी रहती हैं। भाई आहार नाल में अगर डाल दिया है तो उसमें जल के साथ में तो डाला जाएगा, तो उस जल का दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, ये लाभ मिल जाता है। आध्यावर्णी वृक्कक जो होते हैं वो बाह्यमुखी वृक्कक होते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ को सीधे शरीर के बाहर ही निष्कासित कर देते हैं। श्लेष्म के निर्माण में भाग लेने वाली प्रोटीन्स, जिसको हम म्यूकोप्रोटीन्स कहते हैं, ये निरर्थक होती है, बेकार होती है तथा इनका निष्कासन त्वचा की सतह पर ही हो जाता है। इससे दोहरा लाभ मिलता है। एक तो त्वचा चिकनी बनी रहती है
और ये म्यूकोप्रोटीन जो होती है वो जीवाणुनाशक होती है, जीवाणु से सुरक्षा करती है और शरीर के लिए हानिकारक होती है। शरीर के अंदर रहेगी तो हानि करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वृक्कों के कार्य हो गए। कि वृक्क जो होते हैं वही औषधीय पदार्थों को बाहर निष्कासित करते हैं, शरीर के बाहर किसी न किसी रूप में निष्कासित कर देते हैं। उसके बाद में आगे अध्ययन करना है केंचुए का तंत्रिका तंत्र। ठीक है,